इस वीडियो में हम देखेंगे कि Next.js के अंदर कैसे हम डायनेमिक राउट हैंडलर्स क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी आईडी होगी वो कोई फिक्स तो होगी नहीं, 1 2 3 तो होगी नहीं, वो कुछ भी हो सकती है आईडी। यहाँ पे हमारे हजारों एलिमेंट्स हो सकते हैं और हजारों आईडीज हो सकती हैं। तो इसीलिए हमें डायनेमिक राउट हैंडलर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और जैसे हमने सीखा था डायनेमिक पेजेस क्रिएट करना, वैसे ही हमें डायनेमिक राउट हैंडलर्स क्रिएट करना है। बहुत ही सिंपल सा है। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है आईडी। मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे डायनेमिक राउट हैंडलर क्रिएट करना है। ठीक है, अगर अभी तक आपने इंप्लीमेंट नहीं किया था तो अभी आप ट्राई करिए। ठीक है, एक बार खुद से एक शॉट दीजिए, खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद में आप वीडियो देखना। मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और इस फाइल का नाम रहेगा route.js और यहाँ पर हम वही फंक्शन डिफाइन करेंगे। एकदम ऐसे ही रहेगा फंक्शन, बस यहाँ पे हम आईडी लेंगे जो क्लाइंट साइड से आ रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट साइड से आईडी क्या आ रही है? डायनेमिक हिस्सा जो है वो कैसे हमें पता चलेगा? पेज के अंदर कैसे पता चलता है? पेज के अंदर हमें, अगर डायनेमिक पेज है कोई, तो पेज के अंदर हमें यहाँ पे रिसीव होता है। यहाँ पे हम ऐसे पैराम्स को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। और फिर ये PARAMS ऐसा होता है, ऐसे हम रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट रिसीव होता है, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, उसके अंदर पैराम्स नाम की होती है जिसके अंदर हमें वो मिल जाता है डायनेमिक सेगमेंट। यहाँ पर हमें कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर हमें सेकेंड आर्गुमेंट के अंदर मिलता है। फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है वो होता है रिक्वेस्ट। ये एक रिक्वेस्ट होती है। रिक्वेस्ट क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप फर्स्ट आर्गुमेंट को अंडरस्कोर डाल के से छोड़ सकते हैं, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं। बेसिकली जो हमें यूज नहीं करना होता है तो हम अंडरस्कोर डाल देते हैं, कन्वेंशन। हम चाहें तो ABCD कुछ भी नाम डाल सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर डाल देंगे तो ठीक रहता है, लेकिन जब हम उसको यूज नहीं कर रहे होते हैं। इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स रहती हैं, कैसे हम यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा डेटा ले सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इस सेकंड आर्गुमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, जो कि एग्जैक्टली वैसे होता है। सेकंड आर्गुमेंट जो होता है उसको हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। यहाँ पर भी कॉन्टेक्स्ट रहता है, यहाँ पर भी वो कॉन्टेक्स्ट ही कहलाता है। तो हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नाम का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे रिसीव होगा। हम चाहें तो कॉन्टेक्स्ट ऐसा लिख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट। और इस कॉन्टेक्स्ट को कौन सा लॉक करके पहले देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट और कौन सा लॉक करेंगे, कॉन्टेक्स्ट। कंटेंट मैंने लिख दिया, ये कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ पे कौन सा लॉक कर लिया और पूरा का पूरा डेटा एज इट इज हम भेज दे रहे हैं। या फिर चलो फर्स्ट डेटा यहाँ पे भेज देते हैं, जो फर्स्ट टू डू आइटम है वही भेज देंगे। एक बार हम टू डू स्लैश किसी भी आईडी के ऊपर जाएंगे, 1 2 3 10 12 किसी के ऊपर जाएंगे, हमें फर्स्ट वाला टू डू मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये एरर दे रहा है कि ये हमने इंपोर्ट सही से नहीं किया है, क्योंकि एक लेवल और डीप आ गए हैं तो हमें डॉट डॉट स्लैश एक लेवल और लगाना पड़ेगा। अभी एक बार हम फिर से एंटर करते हैं, अभी भी इसका पाथ सही नहीं लग रहा है। एक बार हम चेक करते हैं हम किस फोल्डर के अंदर हैं, तो एक लेवल और जाना पड़ेगा शायद। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इधर ये एक मिनट, मैं ये इसी फाइल के अंदर चेंज कर रहा हूँ। ये मैं इसी फाइल के अंदर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं चेंज करना था कुछ भी। इधर मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल Z। ये मैं गलत फाइल के अंदर चेंज करने लगा हूँ सब कुछ। ये टू डूज वाली फाइल है हमारी, हमें यहाँ पर करना था, इधर चेंज करना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट को अंडरस्कोर बना देंगे और इधर हमें कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। इसको मैं कंसोल लॉक कर लेता हूँ, कॉन्टेक्स्ट। अब ठीक है, और इसको इंपोर्ट करते टाइम हम यहाँ पे एक डॉट डॉट स्लैश लगा देंगे। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो ये सही से वर्क कर रहा है और हम यहाँ पे फर्स्ट आइटम यहाँ पे सेंड कर देंगे। ये चीज़ करना था, हम इस फाइल के अंदर करने लगे थे। और ये कोड मैं यहाँ पे पढ़ा रहने देता हूँ ताकि आपको, या फिर रिमूव कर देता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो के फाइनल कोड में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था, तो मैं कोड क्लीन रखने के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेकिन आपको पता है कि हम response.json कर रहे हैं, तो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, वो न्यू करके क्रिएट कर रहा है और सब वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें हमेशा, चाहे जिस आईडी के ऊपर जाएंगे, चाहे 1 के ऊपर जाए, चाहे 10 के ऊपर जाए, चाहे 2 के ऊपर जाए, हमें ये 1 वाली ही मिलेगी। ठीक है, ये इतना वर्क कर रहा है। हम कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो क्या रहा है। कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक पैराम्स नाम का एक प्रॉमिस मिलता है।
तो हम params नाम के प्रॉमिस को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं इससे। हम डायरेक्टली यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं params को। और एक प्रॉमिस है तो इसकी अंदर की वैल्यू लेने के लिए हमें इसको अवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर अवेट करने के लिए हमें इसको एसिंक बनाना पड़ेगा। एसिंक एक फंक्शन बन जाएगा एसिंक, और कॉन्स्ट ए नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं अवेट करके पैराम्स लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी करके देख रखा है कि पेज के अंदर कैसे हम पैराम्स को लेते हैं। और console log ए करता हूँ तो ये एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर हमें एग्जैक्ट क्या पैराम है, जैसे आईडी और उसकी वैल्यू 2 यहाँ पे मिल जाएगी। आईडी और उसकी वैल्यू 2 मिल गई है। और आप नोटिस करना ये जो 2 है ये स्ट्रिंग के अंदर है, यानी कि अगर हमें मैच करवाना है तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो नंबर है, जो आईडी है वो नंबर है, हमें नंबर के अंदर कन्वर्ट करके तब मैच करवाना होगा। तो यहाँ से मैं आईडी को डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा आईडी, इधर आईडी मिल जाएगी। और हम चाहें तो इस तरह से अभी जो हमारी आईडी है वो नंबर ही है, और इंडेक्स प्लस 1, जैसे अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो एरे का इंडेक्स ये 0th इंडेक्स पे आईडी 1 है, जो इंडेक्स 2 है उस पर आईडी 2 है, मतलब इंडेक्स 1 पे आईडी 2 है, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है कि कैसे आईडी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड करने की जगह पे हम आईडी आईडी और आईडी -1 ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भले ही नंबर है, भले ही एक स्ट्रिंग है, उसमें से अगर हम नंबर माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आईडी नंबर के अंदर कन्वर्ट होकर फिर माइनस ऑपरेशन होगा और फिर ये सेंड हो जाएगी। अभी अगर हम आते हैं इधर, मैं आईडी नंबर 2 पे आऊँगा और एंटर प्रेस करता हूँ, ये कैश के अंदर रिलोड रहा होगा, मतलब लोड रहा होगा, वही लोड हो गया। मैं एंटर प्रेस करूँगा, देखो आईडी नंबर 2 आ रहा है। यहाँ पे 1 करूँगा तो आईडी नंबर 1 आ रहा है। बेसिकली आईडी से एक कम इंडेक्स पे हम जाके फेच कर रहे हैं, ये इंडेक्स नंबर 2 पे होगा तो वही हम आईडी -1 कर रहे हैं। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम आईडी नंबर 4 के ऊपर चले गए तो हमारा ये पूरा क्रैश कर जाएगा, क्योंकि ये जेसॉन जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अनडिफाइंड को बिहाइंड द सीन्स वो जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई करने की कोशिश करेगा और ये बोलेगा कि ये इनवैलिड जेसॉन तुम पास कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि अनडिफाइंड तो जेसॉन होता नहीं है। तो फिर हमें क्या करना है, और एक तो इस रीजन से नहीं करना चाहिए, और दूसरा कि आईडी कोई जरूरी थोड़ी कि हमेशा नंबर ही रहे, ठीक है, और हमेशा एक ऑर्डर के अंदर ही रहे। जब हम क्या करेंगे, डिलीट की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे, तो मान लो कि हमने ये वाला आईडी डिलीट कर दिया, मतलब ये वाला आइटम डिलीट कर दिया, तो इसका इंडेक्स 2 इसका इंडेक्स वो हो जाएगा ना, ये सेकंड वाले की जगह पे आ जाएगा, तो 3 वाले का इंडेक्स 1 हो जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा। हमें एग्जैक्टली आईडी का यूज करके फाइंड ऑपरेशन करना है। हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट टू डू इज इक्वल टू टू डूज डेटा, या टू डूज ही लिख सकते हैं, केवल डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, टू डूज बस लिख सकते हैं, टू डूज डॉट फाइंड। और फाइंड के अंदर हमें सिंगल टू डू मिलेगा, ठीक है, टू डू। इधर हम सिंपल जावास्क्रिप्ट का फाइंड ऑपरेशन करेंगे, आईडी इज इक्वल टू, अगर हम डबल इक्वल टू लगाएंगे तो हमें पार्स इंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, टू डू डॉट आईडी। लेकिन अगर हम ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं तो हमें इस आईडी को नंबर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे टू डू हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इस टू डू को एज इट इज सेंड करवा देते हैं। ये टू डू हमने सेंड किया। अभी हम आईडी नंबर 1 पे जाते हैं तो देखो ये मैच कर रहा है। अगर हम 3 के ऊपर जाएंगे तो 3 मैच करेगा और ये ला के देगा। अब हम किसी भी ऑर्डर के अंदर रखें, डेटा अगर हमारा ऊपर नीचे हो गया है, इधर किधर गया, हमारा टू डूज डॉट जेसॉन है, मान लो मैं यहाँ पे डेटा मैं 22 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मैं 22 के ऊपर जाऊँगा तो मुझे मैच करके तुरंत मिल जाएगा। अगर हम इंडेक्स का यूज़ करके जैसे हमने पहले किया था, अगर हम वैसे कर रहे होते तो ये नहीं मैच करता, क्योंकि ये इंडेक्स नंबर 21 के ऊपर थोड़ी है, मतलब आईडी से एक माइनस करके हम कर रहे थे पहले, तो वैसा तो है नहीं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे फाइंड करके सेंड करना है। अब अगर हम 2 के ऊपर जाएं तो 2 नाम का तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर से वही एरर आएगी और हमारा ये क्रैश कर जाएगा। तो इधर हमें इफ कंडीशन लगाना है, इफ टू डू, इफ नॉट टू डू, अगर टू डू नहीं है
तो हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एक नया रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे, न्यू रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन ही कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। इधर हम भेजेंगे एरर, एरर नॉट फाउंड, टू डू नॉट फाउंड, इतना भेज देंगे। ठीक है, अब इधर आते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो देखो एरर टू डू नॉट फाउंड। लेकिन जब एरर आती है, जब कुछ भी नॉट फाउंड का एरर होता है, तो उसके साथ साथ हमें स्टेटस कोड 400 भेजना चाहिए। अभी यहाँ पे एरर ये जो स्टेटस कोड है वो 200 आएगा। ये देखो स्टेटस कोड 200 है, यानी कि ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है। यहाँ पे इसको लग रहा है कि ब्राउजर को ये जो भी डेटा चाहिए था वो मिल गया है, जबकि नहीं मिला है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्टेटस कोड भी सेंड करना होगा। तो स्टेटस कोड यहाँ पे भी हम सेंड कर सकते हैं, सेकंड आर्गुमेंट के अंदर स्टेटस 400 ये सेट कर देंगे, बस इतना करना है। अभी अगर हम देखेंगे तो ब्राउजर के ऊपर तो यही दिखाएगा कि ये नॉट फाउंड, और ये इतना बड़ा बड़ा आ रहा है कि मेरा पूरा ऑब्जेक्ट ही गायब हो जा रहा है उसके पीछे। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मेरे पेज के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये देखो ये फेल्ड हो गई है रिक्वेस्ट। अगर हम फेच एपीआई को यूज करके इस रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे, इस एपीआई को कॉल करेंगे, तो वो फेल हो जाएगी हमारी रिक्वेस्ट। ठीक है, और फिर हमें वहाँ पे कैच के अंदर हमें डेटा मिलेगा, जो भी एरर आएगी ये टू डू नॉट फाउंड, ये एरर आ रही है। स्टेटस स्कोर 400 है, और 400 का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट। 400 नहीं, हमें 404 भेजना है। ठीक है, 404 जब नॉट फाउंड होता है तो हम 404 भेजते हैं। ये देखो 404 नॉट फाउंड, ये चीज भेजना था। ठीक है, तो सही है, इस तरह से हम 404 रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड हम सेंड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमारा ये बन गया है। हम एक बेटर कोड के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो स्ट्रिंग को डायरेक्टली इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं बिना नंबर के अंदर कन्वर्ट किए, हम एक काम कर सकते हैं। हम चाहें तो ये जो नंबर है इसको हम स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो इस स्ट्रिंग को नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे पहले तो ट्रिपल इक्वल टू लगाएंगे, और हम इस आईडी को कन्वर्ट करने से पहले, कंपेयर करने से पहले हम स्ट्रिंग के अंदर कर लेंगे। तो डॉट टू स्ट्रिंग कर सकते हैं, नंबर है ना, डॉट टू स्ट्रिंग कर सकते हैं। कोई नंबर अगर हमारे पास है, जैसे कि 5 अगर एक नंबर है, तो उसको उसके ऊपर हम डॉट टू स्ट्रिंग मेथड लगा सकते हैं, टू स्ट्रिंग। ठीक है, और वो नंबर के अंदर मिल जाएगा। आप सोच रहे हो यहाँ पे डबल डॉट कैसे लगा है, तो नंबर के ऊपर हम डायरेक्टली अगर सिंगल डॉट लगा के ऐसे एक्सेस करते हैं तो ये एरर देता है। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे नहीं एक्सेस कर सकते हैं, हमें यहाँ पे डबल डॉट लगाना है। डबल डॉट इसलिए क्योंकि इसको लगता है कि ये डेसिमल लगाया गया है। जो हम सिंगल डॉट लगाते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट को लगता है कि नंबर का डेसिमल वाला हिस्सा, इसलिए हम डबल डॉट लगाते हैं, तो ये स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल के अंदर स्टोर रहता, मान लो 5 वाला नंबर, कॉन्स्ट नम इज इक्वल टू 5, तो हम नम डॉट टू स्ट्रिंग डायरेक्टली कर सकते हैं, जो कि इस केस में हमारा जो ये एक आईडी के अंदर है ना, टू डू डॉट आई, ये एक उसके अंदर है, किसके अंदर है, एक वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्टली टू स्ट्रिंग मेथड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आएंगे और चेक करेंगे, आउटपुट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, हमारा कोड का क्वालिटी बस थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। डायरेक्टली हम 22 के ऊपर जा सकते हैं, हम किसी भी आईडी के ऊपर जा सकते हैं जो कि एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो एरर देगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक राउट हैंडलर्स कैसे क्रिएट करना है, इस तरह से क्रिएट करना है। जो भी डायनेमिक कंपोनेंट है वो हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। ये जो आईडी है ये यहाँ से आ रही है, जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया है वो रहेगी। अगर हम यहाँ पे आईडी की जगह पे टू डू आईडी कर देते तो यहाँ पे टू डू आईडी बन के आती, फिर उसके थ्रू हमें कंपेयर करना पड़ता। और यहाँ पर ये जो अंडरस्कोर है ये होता है रिक्वेस्ट, इसका भी हमने प्रॉपर नाम नहीं दिया। इस चीज को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बेसिकली उसका यूज केस होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं नेक्स्ट चीज के अंदर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है और क्या होता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट।